नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, डीडीयू गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सैदाबाद प्रयागराज। आज मैंने यहाँ पर जो टॉपिक सेलेक्ट किया है आपको पढ़ाने के लिए, वो टॉपिक है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। और उस ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो पर्टिकुलर यूनिट मैंने सेलेक्ट की है वो है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये बीएससी 4th सेमेस्टर का टॉपिक है और 4th यूनिट में ये आता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्टडी ऑफ क्वांटाइज इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। मतलब क्वांटाइज इंटरेक्शन ऑफ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर से इंटरेक्शन है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है और फिर हम ये जानेंगे कि क्वांटाइज इंटरेक्शन क्या होता है। पर ये दोनों टर्म हम समझ लेंगे तब हम ये जान पाएंगे कि इसका इंटरेक्शन कैसे मैटर से होता है और कैसे हम इसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? ये क्या है? एनर्जी है। ये किस फॉर्म में चलती है? एनर्जी है, वेव की फॉर्म में चलती है। प्रोड्यूस कैसे होती है? दीज आर प्रोड्यूस बाय ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिसाइडिंग ऑन एटम। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस तरीके से प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेरियस फॉर्म्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं विजिबल, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, एक्सरे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव एंड कॉस्मिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफरेंट फॉर्म्स में रहती हैं और इनका एक पर्टिकुलर वेव होता है। वो वेव क्या है? 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस वेव से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो चलती है और इनको प्रोपगेशन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे हमने बताया कि ये क्या है? वेव है। तो कुछ टर्म है जो इनको कैरेक्टराइज करते हैं, जैसे वेवलेंथ है, वेव नंबर है, वेव फ्रीक्वेंसी है। तो वेवलेंथ क्या है? जैसा कि हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे चल रही है? वेव के फॉर्म में चल रही है। तो वेवलेंथ क्या है? द नियरेस्ट क्रस्ट या द नियरेस्ट स्ट्रॉ के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। तो इसको हम किस में मेजर कर सकते हैं? सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, नैनोमीटर में मेजर कर सकते हैं, मीटर में मेजर कर सकते हैं, माइक्रोन में मेजर कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है वेव नंबर। वेव नंबर क्या है? जस्ट अपोजिट ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। तो वेव नंबर की अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या है? नंबर ऑफ वेवलेंथ प्रेजेंट इन 1 यूनिट लेंथ ऑफ वेव। एक यूनिट लेंथ जो आपकी वेव होती है उसमें जितनी वेवलेंथ प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेव नंबर। चूंकि ये वेवलेंथ का अपोजिट होता है इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? पर सेंटीमीटर, पर मीटर, पर नैनोमीटर। तो ये वेव नंबर हो गया जो वेवलेंथ का जस्ट अपोजिट है। फिर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव साइकिल पासिंग ऑफ फिक्स पॉइंट पर सेकेंड। एक पॉइंट में 1 सेकेंड से जितनी वेव साइकिल पास हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का क्या आपका वो है? c/λ। c क्या है? ये है आपकी वेलोसिटी जो हम बता चुके हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लैम्डा क्या है? डिफरेंट वेवलेंथ है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट है। तो आप इसकी किसी भी वेवलेंथ की लाइट की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो ये 3 टर्म हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कैरेक्टराइज करते हैं, जो वेवलेंथ है, वेव नंबर है या फिर फ्रीक्वेंसी है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? ये एनर्जी है, वेव की फॉर्म में चलती है, डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होती है और इंक्रीजिंग वेवलेंथ की फॉर्म में अरेंज होती है। चूंकि इंक्रीजिंग वेवलेंथ की फॉर्म में अरेंज होती है तो इनकी एनर्जी क्या होती है? वो डिक्रीजिंग के फॉर्म में अरेंज होती है। अब जैसा कि हमने ये वेवलेंथ भी पढ़ लिया, वेव नंबर भी पढ़ लिया, वेव फ्रीक्वेंसी भी पढ़ ली, तो सम्स आपके क्या आते हैं एग्जाम में कि कभी कभी आपको वेव नंबर दिया होता है और आपको वेवलेंथ निकालना होता है, या वेवलेंथ दिया होता है वेव नंबर निकालना होता है। तो फॉर्मूला हमने बता दिया कि वेव नंबर क्या है? वेवलेंथ का जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ दिया हुआ है और क्या निकालना है? हमें वेव नंबर निकालना है। ठीक है, तो वेवलेंथ दिया है 5 माइक्रोन।
तो माइक्रोन को हमें किस में बदलना पड़ेगा, पहले हमें उसे सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर होता है। तो 5 माइक्रोन इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। और हमारा जो परिभाषा थी उसमें क्या थी, जो वेव नंबर थी वो 1/λ थी। ठीक है, ठीक। तो हमने 5 इंटू 10 टू द पावर -4 को यहाँ रख दिया और वेव नंबर हमने कैलकुलेट कर लिया, आ गया 2000 सेंटीमीटर पे -1। ठीक है, दूसरी वाले में हमारा वेवलेंथ क्या दिया हुआ है, 10 टू द पावर 4 नैनोमीटर दिया हुआ है। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर हमें इसको फिर से सेंटीमीटर में बदलना है, तो 10 टू द पावर 4 को हमने 10 टू द पावर -7 से मल्टीप्लाई कर दिया है और फिर से हमने वेव नंबर निकाल लिया है। तो इस सवाल में आपने देखा कि आपको क्या दिया गया था, वेवलेंथ दिया गया था और आपको वेव नंबर निकालना था। सेम इसी तरीके से आपको वेव नंबर दिया जा सकता है और वेवलेंथ निकालना पड़ेगा। तो आप फॉर्मूले में रख के उसे निकाल लेंगे, आपको जो भी यूनिट दी होगी आप उसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। कभी कभी आपको फ्रीक्वेंसी निकालने को भी दी जा सकती है, तो फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला हमने क्या निकाला है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c/λ। c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके लिए सेम है और वो क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर हम 600 आपको दिया है लैम्डा, उसको हमने नैनोमीटर, ये आपका जो है नैनोमीटर में दिया है, इसको हम मीटर में बदलेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर वेलोसिटी को मीटर में ले रहे हैं इसलिए हम इसको भी किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। अगर हम वेलोसिटी को सेंटीमीटर में लेंगे तो हम इसको भी सेंटीमीटर में रखेंगे। ठीक, तो अगर हमें वेव नंबर निकालना हो या वेवलेंथ निकालना हो या फ्रीक्वेंसी निकालना हो, हम यूनिट सेम रखेंगे और फॉर्मूले में रखेंगे और सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब जैसा जो अभी तक हम लोग पढ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, एनर्जी है और जब मॉलिक्यूल इसको एब्जॉर्ब करता है तो वो एनर्जी को गेन करता है और जब इसको एमिट करता है तो वो एनर्जी को लॉस करता है। ठीक है, तो पहला जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने क्या कहा था, इट इज ए स्टडी ऑफ क्वांटाइज इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है वो हम लोग जान गए। ठीक है, दूसरा टर्म क्या था, क्वांटाइज इंटरेक्शन। व्हाट इज अ क्वांटाइज इंटरेक्शन? तो एनर्जी जो होती है वो टाइनी छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होती है, जैसे E इक्वल टू h म्यू, दिस इज द वन क्वांटा। तो कोई भी हम जिस भी कंपाउंड की हमें स्टडी करनी है तो ऐसा नहीं है कि हम इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे और कितनी भी वेवलेंथ की डालेंगे वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, नहीं। उसको एक पर्टिकुलर क्वांटा ऑफ लाइट की जरूरत है और उसको ग्राउंडेड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है और जब वो एनर्जी उसको मिलती है तभी वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को जो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होते हैं उसको हम बोलते हैं क्वांटा, 1 क्वांटा, 2 क्वांटा, 3 क्वांटा। ठीक है, तो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, क्वांटा के फॉर्म में होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब किसी कंपाउंड पर पड़ता है तो वो जो कंपाउंड है उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ग्राउंड स्टेट से आपके एक्साइटेड स्टेट में जाता है और वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है इसकी हम लोग स्टडी करते हैं और इससे हमें ये पता चलता है कि उस कंपाउंड में उसकी संरचना क्या है और इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ग्राउंड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन है और जब इसको एनर्जी मिली तो ये अपना अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज द क्वांटा, और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किसमें जाएगा, एक्साइटेड लेवल में जाएगा। अब आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है वो अब हम लोग क्लियरली समझ लिए हैं, दैट इज द क्वांटाइज इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर और उसकी स्टडी क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसा कि आप देख रहे हैं 4 पार्ट में बताया हुआ है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी।
यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे अभी हमने कहा कि मॉलिक्यूल क्या कहता है, अमाउंट ऑफ जो हम उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर सुटेबल रेंज की होती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस मॉलिक्यूल का एक्साइट होकर ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल में जाता है। तो यहाँ पे रेडिएशन का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसलिए हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को, जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और इससे जो भी स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। ये देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किस तरह से मिलता है, डार्क लाइन ऑन ब्राइट कलर बैकग्राउंड। ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे मिलता है, डार्क लाइंस मिलती है और ब्राइट कलर बैकग्राउंड। और इनिशियल स्पेक्ट्रा क्या मिलता है, आपकी लाइट लाइन मिलती है, डार्क कलर बैकग्राउंड। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करती है, दिस इज अ टेक्निक दैट मेजर द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का रेंज होता है, जैसे हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसमें एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, डिफरेंट टाइप की वेव्स होती है। तो जो यूवी और विजिबल का रेंज होता है वो 200 से 800 नैनोमीटर के रेंज में होता है। तो 200 से 800 नैनोमीटर की अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर हम कंपाउंड पे डालते हैं और इसकी स्टडी करते हैं तो वो किस में आता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है। और चूंकि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जाते हैं इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसके कुछ लॉ हैं, तो इसके दो लॉ हैं, एक है लैम्बर्ट्स लॉ और दूसरा क्या है, बियर्स लॉ। तो लैम्बर्ट्स लॉ क्या है, देखिए लैम्बर्ट्स लॉ क्या कह रहा है, व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन passes through a homogeneous absorbing medium, rate of decrease of intensity of radiation with thickness of absorbing medium is proportional to intensity of incident radiation. अब व्हाट इज द मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन, जैसे कि हमने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो यूवी में और विजिबल में आ रही है वो 200 से 800 नैनोमीटर रेंज की है। तो हम कंपाउंड पर किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को डालेंगे तो वो जो पर्टिकुलर हमने सारी वेवलेंथ को जो सेपरेट किया तो जो एक वेवलेंथ की लाइट है उसको बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। होमोजेनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम ये क्या है, हमें जिस कंपाउंड की स्टडी करनी होती है उसे हम सॉल्वेंट पे डिसॉल्व करेंगे और एक होमोजेनियस मीडियम बनाएंगे। तो ये जो मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन है जब होमोजेनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम में पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि वो कंपाउंड कुछ न कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विथ थिकनेस ऑफ मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो जो ये लाइट उस पर पड़ रही है वो धीरे धीरे डिक्रीज करती जाएगी क्योंकि जो एब्जॉर्बिंग मीडियम है वो इसको एब्जॉर्ब करेगा। ये किस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, माइनस di upon ds is equal to ki, और di upon ds क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विथ थिकनेस ऑफ मीडियम एंड I is the intensity of radiation after passing through a thickness x of the medium। ठीक, यहाँ पर हमने इसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, लेट कंसीडर कि I naught is the intensity of radiation before entering the absorbing medium। हमने क्या कहा, I naught क्या है, वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है जबकि लाइट उस एब्जॉर्बिंग मीडियम में इंटर नहीं की हुई है, और I क्या है, वो रेडिएशन है जो कि एब्जॉर्बिंग मीडियम के एब्जॉर्ब होने के बाद बाहर निकली है। तो I एब्जॉर्ब क्या होगा, I naught माइनस I होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन किया था उसको हम I और I नॉट के बीच में इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ln I अपॉन I नॉट इज इक्वल टू माइनस kx। तो I इज इक्वल टू I नॉट ई पे माइनस kx। तो I एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा, I नॉट माइनस I, और इस I की वैल्यू को हम यहाँ से पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, I नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस ई पे माइनस kx। और इस इक्वेशन को अगर हम नेचुरल लॉग बेस पे रखेंगे तो I नॉट
10 पे माइनस a माइनस x, और यहाँ पर a क्या है 2.303 है। तो दिस इज द लैम्बर्ट्स लॉ। ये देखिए आप इसी चीज को जो हमने बोला है उसको आप इसके डायग्राम के माध्यम से समझिए कि आई नॉट लाइट क्या है, वो आपके ये आपका होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम है जिसका की कंसंट्रेशन क्या है C है, और इसकी जो लेंथ है वो L है या X है, और I क्या है जो आपके एब्जॉर्ब होने के बाद जो लाइट बाहर निकल रही है दैट इज द I। तो ये एक्सपेरिमेंट आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। दूसरा आता है बीएस लॉ। बीएस लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ में ज्यादा अंतर नहीं है, बस यहाँ पर एक और टर्म ऐड हो गया है दैट इज द कंसंट्रेशन। यहाँ पर सेम वही है कि when beam of monochromatic radiation passing through a homogeneous absorbing medium, rate of decrease of intensity of radiation with thickness of absorbing medium is directly proportional to intensity as well as concentration of the solution। तो सेम वही है, जहाँ पर बस K और I था वहाँ पर C आ गया है। C is the concentration that is mole per liter and K is the molar absorption coefficient। देन अगेन इसको भी हम आई नॉट और आई के बीच में क्या कर लेंगे इंटीग्रेट कर लेंगे, तो यहाँ पर बस एक और टर्म आ जाता है सी आ जाता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू माइनस के डैश सी। ठीक, और इसको अगर हम नेचुरल लॉग के फॉर्म में लेंगे तो आई इज इक्वल टू आई नॉट 10 माइनस ए डैश सी। ठीक है, अब एब्जॉर्बेंस ए क्या होता है, ए इज इक्वल टू लॉग आई नॉट अपॉन आई। ठीक है, और आई नॉट अपॉन आई आप पीछे अगर देखेंगे तो दिस इज इक्वल टू के सी एल, और ये क्या है दिस इज एप्सिलॉन, तो ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। तो दिस इज द थर्ड डेरिवेशन। तो लैम्बर्ट्स और बीएस लॉ से हम ये तीन डेरिवेशन पर निकलेंगे और इसी पर बेस्ड क्या है हमारा ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूरा थ्योरम है। फिर आते हैं हम इंस्ट्रूमेंटेशन कि अब कैसे क्या इंस्ट्रूमेंट है और कैसे हम इंस्ट्रूमेंट में उसको रखते हैं कंपाउंड को और कैसे इसकी स्टडी करते हैं। तो थोड़ा सा हम इंस्ट्रूमेंटेशन भी देख लेते हैं। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट इसमें हम यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो यूवी चूंकि हम लोग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो दैट इज द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये करता क्या है कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन विद दैट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट यूवी रेडिएशन। जो रेडिएशन बाहर निकल रही है कंपाउंड की और जो इस पर पड़ी है उन दोनों रेडिएशन को क्या करता है ये कंपेयर करता है, और इसको हम क्या कहते हैं डबल बीम इंस्ट्रूमेंट। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है वो डबल बीम इंस्ट्रूमेंट होता है, और इसमें जो जो एपरेटस रहते हैं वो क्या है आपके आप देख रहे हैं रेडिएशन सोर्स है, मोनोक्रोमेटर है, डिटेक्टर है, एम्पलीफायर है और रिकॉर्डिंग सिस्टम है। तो हम एक एक को स्टडी करते हैं दैट इज द रेडिएशन सोर्स। तो हम बार बार क्या कह रहे हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम कंपाउंड पर डालते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रेंज क्या बताई हमने 200 से 800 नैनोमीटर। तो वो रेडिएशन सोर्स जिससे कि वो उस रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होती है तो वो क्या है आपका हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप है। अगर आपको यूवी रीजन की रेडिएशन चाहिए जो कि 180 से 400 नैनोमीटर तक होती है। ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप अगर आपको 3 to 5 टाइम्स मोर इंटेंस बीम चाहिए देन यूवी रीजन में, देन आल्सो आप ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप को यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है टंगस्टन फिलामेंट लैंप है अगर आपको विजिबल रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चाहिए। यहाँ पर आपको क्लियर कर दें कि यूवी रीजन जो है वो 180 से 400 तक कवर करता है और विजिबल जो होता है 400 से 800। तो यूवी विजुअल में आपका पूरा 180 से 800 नैनोमीटर तक का कवर होता है। तो ये रेडिएशन सोर्स है हाइड्रोजन लैंप, ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप या टंगस्टन फिलामेंट लैंप रेडिएशन सोर्स के रूप में आप यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं मोनोक्रोमेटर, क्योंकि हमने क्या पढ़ा लैम्बर्ट्स लॉ में पढ़ा कि व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ रेडिएशन। तो जाहिर सी बात है कि हम अभी जो भी रेडिएशन सोर्स यूज कर रहे हैं उसमें 180 से 400 या 400 से 800 तक की रेडिएशन निकल रही है। तो उसको हमें सेपरेट करना है कि कंपाउंड पर हमें एक एक वेवलेंथ को डालना है। तो इसलिए हमारे जो इंस्ट्रूमेंट में मोनोक्रोमेटर का लगा है ना बहुत जरूरी है। तो मोनोक्रोमेटर क्या करता है इट display the radiation obtained from source into separate wavelength।
तो यदि किसी न किसी मटेरियल का ही बना होगा और ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो यूवी और विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब ना करता हो। क्यों ना एब्जॉर्ब करता है? क्योंकि अगर वो खुद ही एब्जॉर्ब करेगा तो हम ये कैसे पता कर पाएंगे कि हमारा कंपाउंड क्या एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जनरली क्वार्ट्ज हम यूज करते हैं अगर हमें यूवी रेडिएशन डाली हुई है, और ग्लास यूज करते हैं अगर हमने विजिबल डाला हुआ है। तो यहाँ पर ये मोनोक्रोमेटर है जो क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज या फिर हम ग्लास यूज करते हैं। फिर आता है बीम डिवाइडर। बीम डिवाइडर क्या करता है? मोनोक्रोमेटर ने क्या किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सेपरेट वेवलेंथ में सेपरेट कर लिया। अब बीम डिवाइडर क्या करता है? इक्वल इंटेंसिटी की दो बीम, जो एक बीम आ रही है इसको इक्वल इंटेंसिटी की दो बीम में उसको डिवाइड कर देता है। एक बीम किस में जाती है? ब्लैंक सोल्यूशन में जाती है, और एक बीम किस में जाती है? जिसमें कि हमने कंपाउंड को सॉल्यूशन के साथ डिसॉल्व करके रखा हो। तो जो कंपाउंड में जाती है उसको हम सैंपल बीम कहते हैं, और जो सॉल्वेंट में जाती है उसको हम रेफरेंस बीम कहते हैं। ये देखिए, ये रेडिएशन सोर्स है, ठीक है, और ये क्या है? मोनोक्रोमेटर है, जिसमें यहाँ रेडिएशन सोर्स से हमें रेडिएशन मिली है। मोनोक्रोमेटर ने क्या किया है? उसको सेपरेट किया है। बीम डिवाइडर ने उसको दो में डिवाइड कर दिया है इक्वल इंटेंसिटी की, एक सैंपल में गई है और एक ब्लैंक में गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये ब्लैंक डिटेक्टर है और ये सैंपल डिटेक्टर है। ये क्या करता है? देखिए, जो डिटेक्टर है, चाहे वो ब्लैंक डिटेक्टर हो या फिर वो सैंपल डिटेक्टर हो, ये क्या करता है? जनरेट वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन एनर्जी दैट स्ट्राइक्स ऑन देम। वो वोल्टेज जनरेट करता है उस अकॉर्डिंग जितनी रेडिएशन उस पर पड़ी है। तो जाहिर सी बात है, जो सैंपल से पास हुई है रेडिएशन, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई होगी, और जो सैंपल से नहीं केवल सॉल्वेंट से पास हुई है वो सेम होगी एज आई नॉट। तो जो आपकी सैंपल से पास हुई है वो आई होगी, और जो सॉल्वेंट से पास हुई है वो आई नॉट होगी। तो ये क्या करता है? उसी हिसाब से वोल्टेज को जनरेट करता है डिटेक्टर। फिर एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर क्या करता है? दोनों को सब्सट्रैक्ट करता है। सब्सट्रैक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम दैट ऑफ सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉनिकली। देन क्या है आपका? रिकॉर्डर। रिकॉर्डर क्या करता है? रिकॉर्ड करता है प्लॉट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन अगेंस्ट एब्जॉर्बेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये डिटेक्टर था जिसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, वोल्टेज जनरेट किया, एम्पलीफायर ने उसको सब्सट्रैक्ट किया, और रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ देख रहे हैं नीचे हमने डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट डाली हुई है और उसके एब्जॉर्प्शन का ये प्लॉट है। तो डिफरेंट वेवलेंथ में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो वो पर्टिकुलर कंपाउंड इस वेवलेंथ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है, वो इसका लैम्डा मैक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया इंस्ट्रूमेंटेशन। अब आता है, चूंकि हमने क्या कहा कि हमारी जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। तो अब कितने तरीके का ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन? तो आप देख रहे हैं 4 तरीके का होता है, सिग्मा टू सिग्मा, एन टू सिग्मा, पाई टू पाई, एन टू पाई। अब हम ये एक एक स्टडी करेंगे। सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन। सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन, जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है, दैट इज द ट्रांजिशन ऑफ द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल टू एसोसिएटेड एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल। तो जाहिर सी बात है, सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन ऐसे कंपाउंड में मिलेगा जिसमें कि सिग्मा बॉन्ड हो, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में होगा आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन इसमें सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन में एनर्जी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो जो भी रेंज है हमारा 200 से 800, उस रेंज में ये एनर्जी हमें अवेलेबल नहीं होती है। जैसे आप एल्केन को देख रहे हो, ये 150 पर नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब करता है। तो जनरली सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन हमें यूवी विजिबल विजन में ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है जो यूवी विजिबल विजन में नहीं आते हैं। अगर 200 से नीचे की हमें स्टडी करनी है, 200 नैनोमीटर से नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर हम डाल रहे हैं उससे कम वेवलेंथ की, तो उसके लिए हमें वैक्यूम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जरूरत होती है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन जो होती है वो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब हो जाती है।
N2 सिग्मा ट्रांजिशन, जैसा कि नाम से ही है कि इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए कि कोई भी कंपाउंड जिसमें कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वहां से वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ट्रांसफर होगा आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसको हम बोलेंगे N2 सिग्मा ट्रांजिशन। और जनरली ये ऐसे कंपाउंड में पाए जाएंगे जिसमें हेटेरोएटम पाया जाता है, जैसे कि हैलाइड है, अल्कोहल है, ईथर है, इन सब में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और इसकी एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन से कम होती है, इसलिए ये एब्जॉर्प्शन आपको यूवी विजिबल रीजन में देखने को मिलता है। पाई टू पाई ट्रांजिशन, पाई टू पाई ट्रांजिशन जनरली उस कंपाउंड में मिलेगा जिसमें पाई बॉन्ड हो, तो पाई बॉन्ड होगा तो पाई अगर आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में एक्साइट कर जाएंगे, इसकी भी एनर्जी लो होती है, ये भी आपको यूवी विजिबल रीजन में देखने को मिलता है। एग्जांपल आपके जितने भी पाई बॉन्ड कंपाउंड है, सी डबल बॉन्ड सी, डाइन, एल्कीन एंड अदर हेटेरो एटम से भी अगर डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड हो या फिर नाइट्रोसिल, तो वो सब के सब ट्रांजिशन आपको पाई टू पाई ट्रांजिशन में देखने को मिलते हैं। N2 पाई ट्रांजिशन जाहिर सी बात है ये उसमें पाया जाएगा जिसमें पाई बॉन्ड भी हो और साथ ही साथ हेटेरो एटम भी हो जिसमें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ पर N2 पाई ट्रांजिशन होगा आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जनरली आप देख रहे हैं कि कार्बोनस में ये पाया जाता है। तो ये 4 तरह के ट्रांजिशन है जो आपको अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखने को मिलते हैं। ये देखिए हमने इसको डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ है। दिस इज सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सबसे ज्यादा एनर्जी इसके लिए चाहिए, देन सिग्मा टू सिग्मा, देन N2 सिग्मा, देन पाई टू पाई एंड देन N2 पाई। अब आते हैं हम लोग स्पेक्ट्रा पर। हमने क्या कहा कि जो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल और फिर हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। तो स्पेक्ट्रा जैसा अभी हमने पहले देखा कि एक शार्प लाइन से मिली है, तो ऐसा स्पेक्ट्रा नहीं मिलता है। वो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो एक्साइटेशन होता है फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक लेवल है ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, ये इवन मान लीजिए ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर कई सारे वाइब्रेशनल लेवल होते हैं। ये V0 V1 क्या है? वाइब्रेशनल लेवल है, और इसी वाइब्रेशनल लेवल के अंदर कई सारे रोटेशनल लेवल होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो वो बहुत सारे रोटेशनल और वाइब्रेशन लेवल को भी कवर करता है। तो वो पीक जो होती है एक सिंगल पीक नहीं मिलकर आपको क्या होती है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलता है। तो यूवी या विजिबल स्पेक्ट्रम आपको एक सिंगल पीक न मिलकर ब्रॉड मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ कई सारे वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल भी कवर होते हैं। डिफरेंट तरीके के एब्जॉर्प्शन हमने पढ़े हैं और डिफरेंट तरीके की ट्रांजिशन पढ़ी, तो इस हिसाब से हम एब्जॉर्प्शन के बैंड्स डिसाइड कर लेते हैं। तो 4 तरीके के बैंड्स होते हैं। के बैंड्स क्या होता है? कंजुगेटेड, जिसमें बॉन्ड होती है। कंजुगेशन का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इस तरह का अगर कंजुगेशन किसी में है तो ऐसी बात है वहाँ पाई टू पाई ट्रांजिशन होगा, और उसमें जो भी एब्जॉर्प्शन रिकॉर्ड होगा उसको हम बोलेंगे के बैंड। जैसा कि आप देख रहे हैं 1,3 ब्यूटाडाइन है, या फिर ये एसिटोफिनॉन है, स्टाइरीन है, ये सबके सब क्या है? इसमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है। आर बैंड किसमें पाया जाता है? जिसमें N2 पाई ट्रांजिशन होता है उसमें आर बैंड मिलता है। तो N2 पाई ट्रांजिशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, किसमें होता है? कार्बोनस में होता है, नाइट्रोसल में होता है, जिसमें कि आपका पाई बॉन्ड भी हो और एक हेटेरो एटम भी हो जिसमें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो वहां पर क्या होगा? आपका आर बैंड पाया जाएगा। बी बैंड जैसा कि नाम से है बेंजोनाइट सिस्टम है, ये भी पाई टू पाई सिस्टम में होगा और बेंजीन टाइप के सिस्टम में होगा। इसमें भी जो भी कंजुगेशन होगा वो बेंजोनाइट सिस्टम, बेंजीन टाइप के स्ट्रक्चर्स में होगा, तो उसको बोलेंगे हम बी बैंड। ई बैंड यहाँ पर पाई टू पाई ट्रांजिशन में ही पाया जाता है, पर यहाँ पर कंजुगेशन में वो पाई बॉन्ड है ये जरूरी नहीं है, सिंपल पाई बॉन्ड भी हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे ई बैंड। एक ही कंपाउंड में 2 तरीके के बैंड मिल सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं एनिलीन में बी बैंड भी मिला है और ई बैंड भी मिला हुआ है।
अब जैसा कि हमने क्या कहा कि कोई भी यूवी विजिबल लाइट अगर कंपाउंड में पड़ती है तो उसके एब्जॉर्प्शन होगा, ये जरूरी नहीं है जब तक कि वो उस उतनी एनर्जी उसको ना मिले एक इलेक्ट्रॉन को कि वो अपने लोअर लेवल से हायर लेवल पर पहुंच जाए, तो वो तो लैम्डा होता है। और दूसरा क्या है, एप्सिलॉन मैक्सिमम। एप्सिलॉन मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.87 इंटू 10 टू द पावर 20 इंटू पी इंटू ए। पी क्या है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, और ए क्या है, टारगेट एरिया ऑफ क्रोमोफोर। तो एप्सिलॉन मैक्सिमम ही किसी भी कंपाउंड का 10 टू द पावर 4 से मैक्सिमम होता है, तब वो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अलाउड ट्रांजिशन होता है। और अगर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम 10 टू द पावर 4 से कम होता है तो वो ट्रांजिशन क्या होता है, फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। तो ये भी लैम्डा के साथ साथ एप्सिलॉन मैक्सिमम का ग्रेटर 10 टू द पावर 4 से ग्रेटर होना जरूरी होता है, तब वो ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन में आता है। अब आते हैं हम टर्म क्रोमोफोर। व्हाट इज अ क्रोमोफोर? क्रोमोफोर क्या है, कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप। ठीक है, बॉन्ड कोवैलेंट हो, अनसैचुरेटेड हो, दैट मीन डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन इन यूवी विजिबल रीजन। ठीक है, ऐसा ग्रुप जो कोवैलेंटली बॉन्डेड हो, अनसैचुरेटेड हो और यूवी विजिबल रीजन में वो एब्जॉर्प्शन शो करता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रोमोफोर कहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं सी डबल बॉन्ड सी है, कार्बोनिल है, सी डबल बॉन्ड एन है, और अगर विजिबल रीजन में वो पड़ता है तो वो कलर होगा। ये डिफरेंट आपके क्रोमोफोर्स हैं, ये आपके क्रोमोफोर हैं, उनके नाम से हैं, और कितने लैम्डा मैक्स पर ये ऑब्जर्व करता है, एप्सिलॉन मैक्स उसका क्या है, किस तरीके का ट्रांजिशन है, और कौन कौन से सॉल्वेंट उसमें यूज हो रहे हैं। अब आता है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम वो ग्रुप है जो खुद तो ऑब्जर्व नहीं होता है यूवी विजिबल लाइट में, लेकिन अगर वो क्रोमोफोर के साथ लगा होता है तो उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, उसके लैम्डा मैक्स को बढ़ा देता है, उसके एप्सिलॉन मैक्स को बढ़ा देता है। तो ऑक्सोक्रोम क्या है, कोवैलेंटली सैचुरेटेड ग्रुप विच, ये सैचुरेटेड है, ध्यान दीजिएगा, वो अनसैचुरेटेड था और ये सैचुरेटेड है। तो कोवैलेंटली सैचुरेटेड ग्रुप विच व्हेन अटैच टू क्रोमोफोर, जब वो क्रोमोफोर पर अटैच करता है तो वेवलेंथ और इंटेंसिटी दोनों को बढ़ा देता है। खुद तो ये ऑब्जर्व यूवी विजिबल लाइट में आकर ये अकेले रहेगा, OH जैसे आप देख रहे हैं, OH है, NH2 है, SH है या फिर हैलोजेंस है, तो ये खुद तो ऑब्जर्व नहीं होते हैं, लेकिन अगर यूवी विजिबल लाइट में अगर ये क्रोमोफोर के साथ अटैच हो जाते हैं तो उनके लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स दोनों को बढ़ा देते हैं। और ये होता क्यों है, जैसे देखिए बेंजीन है, वो कितने पे ऑब्जर्व करता है, 256 नैनोमीटर पे ऑब्जर्व करता है, और एप्सिलॉन मैक्सिमम उसका 200 है। लेकिन अगर आपने इसमें NH2 लगा लिया है, एनालिन हो गया है, तो इसका लैम्डा मैक्स बढ़ गया है। देखिए 256 से क्या हो गया है, 280 हो गया है, और एप्सिलॉन मैक्सिमम क्या हो गया है, 1430 हो गया है। तो ये NH2 था, उसने बेंजीन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया, लैम्डा मैक्स को भी बढ़ा दिया है, एप्सिलॉन मैक्सिमम को भी बढ़ा दिया है। ऐसा इसने क्यों किया है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वो बेंजीन की डबल बॉन्ड से उसने क्या किया, कंजुगेशन किया, जब भी कंजुगेशन होगा तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो इस कारण से NH2 ने बेंजीन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया, लेकिन NH2 का अलग से कोई एब्जॉर्प्शन आपको यूवी विजिबल रीजन में शो नहीं होगा। तो दैट इज द ऑक्सोक्रोम, दैट इज द कोवैलेंटली सैचुरेटेड ग्रुप व्हिच व्हेन अटैच्ड टू ऑक्सोक्रोम देन इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन लैम्डा एंड इंटेंसिटी। ओके, अब इसी पर बेस्ड डिफरेंट शिफ्ट है, जैसा कि हमने अभी क्या पढ़ा कि अगर ऑक्सोक्रोम लग जाता है तो क्या हो जाता है, उसकी वेवलेंथ जो भी है वो बढ़ जाती है। तो डायथोक्रोमिक शिफ्ट क्या शिफ्ट है कि अगर किसी भी ग्रुप के अटैच होने से एब्जॉर्प्शन लैम्डा मैक्स इंक्रीज कर जाता है, अगर एब्जॉर्प्शन मैक्स जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है किसी की प्रेजेंस में, या तो ऑक्सोक्रोम की प्रेजेंस में भी होता है, और कभी कभी ये सॉल्वेंट की वजह से भी, अगर आपने सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज की है तो भी ऐसा होता है कि कंपाउंड का जो लैम्डा मैक्स है वो बढ़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डायथोक्रोमिक शिफ्ट। अगर लैम्डा मैक्स बढ़ जाता है तो उसे हम डायथोक्रोमिक शिफ्ट करते हैं, जो कि हम बेंजीन में पढ़ चुके हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ ऑक्सोक्रोम। और कभी कभी ये सॉल्वेंट की वजह से भी होता है, जैसे एसीटोन है, एसीटोन को अगर आप पोलैरिटी बढ़ा देते हैं सॉल्वेंट की, जैसे वाटर में वो 264 लैम्डा मैक्स पर एब्जॉर्व करता था, लेकिन हेक्सेन में वो 279 पर एब्जॉर्व कर रहा है। दैट मींस कि सॉल्वेंट की पोलैरिटी अगर हमने घटा दी है तो आपका लैम्डा मैक्स बढ़ गया है। ये क्यों हुआ है, इसको भी हम लोग आगे स्टडी करेंगे। फिलहाल ये कौन सा शिफ्ट है, ये आपका
पैथोक्रोमिक शिफ्ट है, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट है। चूंकि लॉन्गर वेवलेंथ दैट मींस की रेड शिफ्ट विद गियर में जो रेड लाइन है वो इंक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज होने की वजह से जो रेड की तरफ शिफ्ट अगर हो रहा है, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इसको हम पैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। दूसरा है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, जस्ट उसका अपोजिट है कि अगर वो शॉर्टर अगर किसी भी वजह से, किसी भी ग्रुप की वजह से या सॉल्वेंट की वजह से जो लैम्डा मैक्स है वो आपका कल शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो उसको हम ब्लू शिफ्ट बोलते हैं और इसको हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं या हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट बोलते हैं। तो ये क्यों होगा? जाहिर सी बात है कि जैसे एनिलीन में हमने कहा था कि बेंजीन में अगर NH2 ग्रुप आ गया तो बिकॉज ऑफ कंजुगेशन ये लैम्डा मैक्स को बढ़ा दे रहा है। तो अगर हम इस लोन पेयर को कहीं ना कहीं से हटा दें तो फिर से वो क्या हो जाएगा, बेंजीन की तरह हो जाएगा और वैसे शॉर्टर वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब होने लगेगा। तो अगर हमने इसको प्रोटॉन से रिएक्ट करा दिया तो ये क्या हो गया, इस प्रोटॉन ने इसके लोन पेयर से रिएक्शन कर लिया और ये लोन पेयर अब खत्म हो गया है। तो अब ये एनर्जी आयन किस तरह से बिहेव करने लगा है, जैसे कि बेंजीन करता है। और लैम्डा मैक्स देखिए आपका शॉर्टर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो गया है, तो इसको बोलते हैं हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और एसीटोन में जस्ट अपोजिट है कि अगर हमने पोलैरिटी बढ़ा दी है तो शॉर्टर वेवलेंथ पर लैम्डा मैक्स शिफ्ट कर जाता है, दैट इज द हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अब हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, तो जैसा कि हमने बताया कि दो चीजों पर हमारा एब्जॉर्प्शन चल रहा है, एक लैम्डा मैक्स और एक एप्सिलॉन मैक्स। तो अगर लैम्डा मैक्स बढ़ा तो पैथोक्रोमिक शिफ्ट, लैम्डा मैक्स घटा तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, और अगर एप्सिलॉन मैक्स इंटेंसिटी बढ़ी दैट इज द हाइपरक्रोमिक इफेक्ट और इंटेंसिटी घटी दैट इज द हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। तो अगर किसी वजह से इंटेंसिटी बढ़ जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। और यहाँ पर आपने बेंजीन के केस में देखा है कि लैम्डा मैक्स के साथ साथ एप्सिलॉन भी बढ़ गया है। हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, यहाँ पर क्या होगा, आपका एप्सिलॉन घट जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर कंजुगेशन बढ़ेगा तो आपका इंटेंसिटी और लैम्डा मैक्स बढ़ेगा, कंजुगेशन घटेगा तो इंटेंसिटी और लैम्डा मैक्स घटेगा। तो जैसे कि आप बाइफेमिली में देख रहे हैं एप्सिलॉन मैक्सिमम 19,000 है और अगर हमने दोनों की 8th पोजीशन पर मेथिल ग्रुप लगा दिया है तो ये कोपोलैरिटीज की डिस्टर्ब हो गई है, दोनों रिंग का कंजुगेशन डिस्टर्ब हो गया है। इस वजह से देखिए आप एप्सिलॉन मैक्स कितना घट गया है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। ये देखिए आप इसको डायग्रामेटिकली देखिए, इधर वेवलेंथ है, इधर इंटेंसिटी है। अगर वेवलेंथ बढ़ रही है दैट इज द पैथोक्रोमिक इफेक्ट, वेवलेंथ घट रही है दैट इज द हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट, अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है दैट इज द हाइपरक्रोमिक इफेक्ट और इंटेंसिटी घट रही है दैट इज द हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। अब जैसा कि हमने अभी देखा कि बिकॉज ऑफ ऑक्सोक्रोम ये इफेक्ट हो रहा था और उस वक्त हमने बोला था कि सॉल्वेंट की वजह से भी लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग सॉल्वेंट का इफेक्ट भी देख सकते हैं, क्योंकि जब भी मॉलिक्यूल की जो है, जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड होता है, जब उस पर एनर्जी पड़ती है, रेडिएशन पड़ता है और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में आता है तो मॉलिक्यूल की पोलैरिटी चेंज होती है, ग्राउंडेड स्टेट में दूसरी रहती है, एक्साइटेड स्टेट में डिफरेंट रहती है। इसलिए अगर हम सॉल्वेंट भी चेंज करते हैं तो भी हमारा लैम्डा मैक्स घट या बढ़ सकता है। तो अगर के बैंड है पाई टू पाई ट्रांजिशन है, पाई टू पाई ट्रांजिशन क्या है, अगर नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स है जैसे कि एल्कीन है, डाइन है, तो इसमें अगर हम सॉल्वेंट चेंज करते हैं तो कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर पोलर पाई टू पाई बॉन्ड है जैसे कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके सी डबल बॉन्ड सी पोलर हो गए हैं बिकॉज ऑफ कार्बोनिल ग्रुप से, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जो आपका लैम्डा मैक्स है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर जाएगा अगर आप सॉल्वेंट की पोलैरिटी को इंक्रीज करेंगे। जब आप सॉल्वेंट की पोलैरिटी को इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है, जो पाई टू पाई ट्रांजिशन पोलर जो पाई टू पाई बॉन्ड है वो एक्साइटेड स्टेट में क्या है, ज्यादा पोलर होता है कंपैरिजन टू ग्राउंड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट का जो पाई टू पाई बॉन्ड है वो ज्यादा पोलर है और अगर आपने पोलर सॉल्वेंट यूज किया है तो एक्साइटेड स्टेट का जो पोलर कंपाउंड है और पोलर फाइबर एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के कारण जो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है वो थोड़ी सी घट जाएगी। तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी घट जाएगी। जब एनर्जी घट जाएगी तो लैम्डा मैक्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए अगर आप पोलर पाई टू पाई ट्रांजिशन में सॉल्वेंट की पोलैरिटी को बढ़ाते हैं तो लैम्डा मैक्स बढ़ जाता है। फिर आते हैं बी बैंड।
बी बैंड में जनरली ये बेंजोनाइट सिस्टम है, इसमें सॉल्वेंट का इफेक्ट नहीं होता है एक्सेप्ट कि कोई हेटेरो एटम ना हो। अगर हेटेरो एटम होगा तो हाइपरक्रोमिक इफेक्ट आपको सॉल्वेंट पोलैरिटी से देखने को मिलेगा, इंक्रीजिंग सॉल्वेंट पोलैरिटी। अब N2 पाई ट्रांजिशन दैट मींस की R बैंड, R बैंड में अगर आपने सॉल्वेंट पोलैरिटी चेंज की N2 पाई ट्रांजिशन दैट मींस की कार्बोनिल, यहाँ पर अगर आपने सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज की तो जो भी कंपाउंड है उसका ट्रांजिशन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो ग्राउंड स्टेट में ज्यादा पोलर होता है इन कंपैरिजन टू एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में जब वो ज्यादा पोलर होता है और अपनी पोलर सॉल्वेंट लिया तो ग्राउंड स्टेट और पोलर सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन होता है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है, घट जाती है। तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाता है तो लैम्डा मैक्स घट जाता है। तो इस वजह से अगर N2 पाई ट्रांजिशन है अपने सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाई तो वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब आते हैं लास्ट N2 सिग्मा ट्रांजिशन। तो N2 सिग्मा ट्रांजिशन में जैसा कि N फॉर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दैट मींस की जो भी मॉलिक्यूल जिसमें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जैसा कि अल्कोहल है या एमाइन है, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। किससे बनाता है, अगर आपने पोलर सॉल्वेंट लिया है तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी ग्राउंड स्टेट की। तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर भी आपको शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्टिंग दिखेगी विद इंक्रीजिंग सॉल्वेंट पोलैरिटी। अब आते हैं हम लोग, सारी चीजें हम लोग ने पढ़ ली। अब ये है कि अब आपको डिफरेंट कंपाउंड दिया हुआ है तो आप ये कैसे पता करेंगे कि किस लैम्डा मैक्स पर ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करेगा। तो वुडवर्ड फिशर ने कुछ रूल्स दिए हैं, कुछ बेस वैल्यू दी हुई है, उसको रख के हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेस वैल्यू फॉर हेट्रो एनुलर डाइन की 214 आप देख रहे हैं और होमो एनुलर की 253 है। एल्किल रिंग रेसिड्यू की 5 है, एक्सोसाइक्लिक की 5 है, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन की 30 है और सो मेनी मोर है। तो हमको विद एग्जांपल इसको समझेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं होमो एनुलर डाइन। डाइन का क्या मतलब हुआ, आपका डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, दैट इज द डाइन। और होमो एनुलर का क्या मतलब है, वो एक ही रिंग में वो डबल बॉन्ड है। जैसे आप डिफरेंट ये तीन स्ट्रक्चर देख रहे हैं पर आप इसमें देखिए जो डबल बॉन्ड है वो एक ही रिंग के अंदर है, दो अलग अलग रिंग में नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं होमो एनुलर डाइन। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिस फॉर्म है, ठीक है, ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म नहीं है। तो जो सिस फॉर्म होता है और एक ही रिंग के अंदर दोनों डबल बॉन्ड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं होमो एनुलर डाइन। और इसकी बेस वैल्यू कितनी होती है, 253 होती है, अभी हम लोग वुडवर्ड रूल में देख चुके हैं। फिर आता है हेटेरो एनुलर डाइन। हेटेरो एनुलर डाइन आप देखिए जो दो डबल बॉन्ड है वो दो अलग अलग रिंग में है। कंजुगेशन जरूरी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये जरूरी है, बीच में दो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो वो फिर आपका हेटेरो एनुलर होमो एनुलर डाइन से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए दो अलग अलग रिंग में आपके डबल बॉन्ड हैं तो इसको बोलते हैं हम हेटेरो एनुलर डाइन। इसकी वैल्यू 214 दी हुई है बेस वैल्यू वुडवर्ड फिशर रूल में। अब एक टर्म उसमें आपने देखा जिसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो तो हम 5 जो है उसमें और ऐड करते हैं। एक्सोसाइक्लिक क्या होता है, जो आपकी बेंजीन रिंग है उसके 6 कॉर्नर होते हैं, उस कॉर्नर पर अगर कोई डबल बॉन्ड लगा हो दैट इज द एक्सोसाइक्लिक। जैसे कि आप देखिए ये वाला अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये अंदर है, डबल बॉन्ड अंदर है तो इसको एंडोसाइक्लिक बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, देखिए रिंग के बाहर है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइक्लिक बोलते हैं। अगर आप इसमें देखिए तो ये डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, दिस इज नॉट एक्सोसाइक्लिक। ये डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है, ये इस रिंग के लिए तो ये एंडोसाइक्लिक है, लेकिन इस रिंग के लिए ये वाला डबल बॉन्ड क्या है, इसके कॉर्नर से लगा हुआ है इसलिए ये एक्सोसाइक्लिक है। इस स्ट्रक्चर को देखिए तो ये दोनों डबल बॉन्ड अपनी खुद के रिंग के लिए तो एंडोसाइक्लिक है, लेकिन ये डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है। देखिए इसके कॉर्नर से लगा हुआ है, बाहर लगा हुआ है, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है इस रिंग के लिए क्या है, एक्सोसाइक्लिक है। तो इस स्ट्रक्चर में आपको दो एक्सोसाइक्लिक दिखेंगे, इस स्ट्रक्चर में एक एक्सोसाइक्लिक दिखेगा, ठीक। अब इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखिए इसमें ये वाला तो एंडोसाइक्लिक है, ये वाला बी वाली रिंग के लिए तो एंडोसाइक्लिक है, लेकिन ए के लिए भी एक्सोसाइक्लिक है और सी के लिए भी ये एक्सोसाइक्लिक है। एक ही डबल बॉन्ड है लेकिन दोनों रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक होने के कारण इस यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर दो एक्सोसाइक्लिक है।
तो एक्सोसाइक्लिक क्लियर हुआ। तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमारी जो रिंग है वो होमोएन्युलर है या हेटेरोएन्युलर है, मतलब साइकिल में है। साइकिल में है तो होमो है, दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में है, या फिर दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में है, या फिर वो एसाइक्लिक है। एसाइक्लिक और हेटेरोएन्युलर की वैल्यू सेम है, 214 है, और होमोएन्युलर की 253 है। फिर हमें देखना है कि क्या हमारी स्ट्रक्चर में कहीं पर कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, वो हमने आपको बता दिया। फिर आते हैं, हमें देखना पड़ेगा कि क्या उसमें कोई एल्किल रेसिड्यू है या एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है या रिंग रेसिड्यू है, वो कैसा देखते हैं। जैसा कि हमने कहा कि हमारा डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन में है, तो चार कार्बन उसमें ऑलरेडी रहेगा, 1 2 3 4। इस 1 2 3 4 पर इस 4 कार्बन के अलावा अगर कोई कार्बन है, दैट इज द एल्किल रेसिड्यू या रिंग रेसिड्यू। तो देखिए 1 पर एक कार्बन है और 2 3 पर कोई कार्बन नहीं है, 4 पर फिर एक कार्बन है, तो यहाँ पर 2 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है। अगर हम यहाँ देखिए 1 2 3 4 तो किसी पर नहीं है, 4 पर आप देखिए 2 कार्बन लगा हुआ है, तो यहाँ पर 2 रिंग रेसिड्यू है। इसमें देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना ध्यान से करना होता है, कई सारे एग्जाम्पल लेके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1 2 3 एंड 4, 1 पर देखिए एक एल्किल रेसिड्यू है, 2 पर कुछ भी नहीं है, 3 पर एक है, ठीक है, और 4 पर भी कुछ नहीं है, 3 पर एक है, 4 पर भी एक है, तो टोटल इस पर रिंग रेसिड्यू कितनी हो गई, 1 2 और 3, ठीक है। हर रिंग रेसिड्यू का हम लोग 5 जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 एंड 4, 1 पर एक है, ठीक, 2 पर एक है, 3 पर नहीं है, 4 पर 2 है। इस 4 कार्बन को छोड़कर इन चारों पर से जो भी एल्किल ग्रुप लगे होते हैं वो सब क्या होते हैं, रिंग रेसिड्यू होते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6 हो गए हैं, 6 हो जाए या 8 हो जाए, हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि कंजुगेशन में हो, जैसे कि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर होता, 2 सिंगल बॉन्ड हो जाता, तो उस डबल बॉन्ड से कोई भी मतलब हमें नहीं है। तो जो भी डबल बॉन्ड हो वो कंजुगेशन में हो, अगर एक्स्ट्रा हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 के बाद एक और हो गया है, तो उसको हम 30 और उसमें जोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन। तो हम इसमें पूरा वहां तक देखते हैं कि 1 से लेकर 6 तक में कितने एल्किल रेसिड्यू हैं। तो देखिए 1 पर क्या है, 1 और 1, ये 2 है, 2 पे कुछ नहीं है, 3 पे कुछ नहीं है, 4 पर 1 है, 5 पे कुछ नहीं है, 6 पर भी 2 है, तो टोटल 3 रिंग रेसिड्यू है और 2 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है, टोटल 5 है। चाहे रिंग रेसिड्यू हो और चाहे आपके एल्किल सब्स्टिट्यूएंट हो, हम उसमें 5 ही नैनोमीटर ऐड करते हैं। वुडवर्ड फिशर ग्रुप का जो आपको स्टार्टिंग में चार्ट दिखाया था उसमें सबकी वैल्यू लिखी हुई है। अब हम सवाल ले लेते हैं एक दो। देखिए ये स्ट्रक्चर है, आपको देख के लग रहा है कि ये साइकिल में तो है नहीं, इसलिए होमो या हेटेरोएन्युलर का सवाल नहीं होता। ये ए साइक्लिक डाइन है और ए साइक्लिक डाइन की वैल्यू कितनी होती है, 214 नैनोमीटर होती है, ठीक है। और अगर हमने इसको नंबरिंग दी 1 2 3 एंड 4, तो ये देखिए 2 और 3 पर 2 आपको एल्किल ग्रुप दिखेंगे, तो इसकी वैल्यू 10 रखी और 224 आपका इसका लैम्डा मैक्स आएगा, दैट मींस कि ये कंपाउंड होगा, तो 224 पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करेगा और जनरली ऑब्जर्व्ड वैल्यू 226 है, तो बिल्कुल आस ही पास है। ये स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर इस डबल बॉन्ड से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड 1 2 3 सिंगल बॉन्ड के बाद आया है, तो ये डबल बॉन्ड आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आपको सिर्फ ऊपर के ये कंजुगेटेड डबल बॉन्ड से मतलब है, जो आप देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म में है, ठीक है, ए साइक्लिक है, ट्रांसफॉर्म में है, तो बेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 214 हो जाएगी। और 1 2 3 एंड 4, तो 3 पर ये एक एल्किल रेसिड्यू लगा हुआ है, तो उसकी वैल्यू हमने 5 रख दी है, और टोटल हमारा क्या आ गया, 219 आ गया, दैट इज द लैम्डा मैक्स ऑफ दिस कंपाउंड। इसको देखिए, ये भी क्या है आपका ट्रांसफॉर्म में है, ठीक है, तो बेस वैल्यू क्या हो गई, 214 हो गई है, ठीक है। एल्किल रेसिड्यू अगर आप देखिए ये 1 2 3 एंड ये 4, तो एक तो 1 पर है ये, और एक क्या है यहाँ पे 3 पर है, तो 2 एल्किल रेसिड्यू है, तो 2 का हमने क्या किया, 10 रख दिया है। ये देखिए ये वाला जो डबल बॉन्ड है, चूंकि यहाँ पर रिंग बन गई है, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है इस रिंग के लिए क्या है, एक्सोसाइक्लिक है, तो हमने उसका 5 और ऐड कर दिया है, तो हमारा क्या आ गया है, 229 नैनोमीटर, ये इसका लैम्डा मैक्स आ गया है। ये देखिए आपका होमोएन्युलर डाइन है, एक ही रिंग के अंदर दोनों डबल बॉन्ड है, इसलिए बेस वैल्यू क्या हो गई है, 253 हो गई है, ठीक है।
उसके बाद हम रिंग रेसिड्यू देखते हैं तो 1 पर देखिए 2 लगे हुए हैं, ठीक है, 2 पर कोई नहीं, 3 पर कोई नहीं, 4 पर 1 लगा हुआ है, दैट मींस कि 3 जो है वो रिंग रेसिड्यू है। तो हमने 15 किया है। ये वाला डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए क्या है, एक्सोसाइक्लिक है, तो हमने 5 और ऐड किया है और हमारा जो लैम्डा मैक्स आ गया है दैट इज द 273। दिस इज द हेटेरोएनोडाइन और इसकी वैल्यू हेटेरोएनोडाइन की 214 है। यहाँ पर भी रिंग रेसिड्यू देखिए, यहाँ पर 1, 2 पर 1, 2, फिर 3 पर कुछ नहीं है, 4 पर 3 रिंग रेसिड्यू है और ये वाला जो डबल बॉन्ड है इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है। टोटल वैल्यू क्या आ गई है, 234। ये स्ट्रक्चर देखिए, पहला वाला आपका होमोएनोडाइन है तो 253 बेस वैल्यू है। एल्किल रेसिड्यू देखिए तो यहाँ पर एक ये 2 और 3 एल्किल रेसिड्यू है तो टोटल आपका आ गया 268। ये हेटेरोएनोडाइन है, इसकी वैल्यू 214 है और इसमें 4 एल्किल रेसिड्यू है, देखिए 1, 2, 3 और ये 4। तो यहाँ पर ये आपके 4 हो गए हैं और वो आपका ए साइक्लिक है, वहां पर एक एल्किल रेसिड्यू ही है। तो इस तरीके से आप लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होगी और कई सारे सवालों को लेकर उसको स्टडी करनी पड़ेगी। अभी हम डाइन्स का पढ़ रहे थे, अब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल से अगर ऐसे कंपाउंड है तो उसका भी हम लोग लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें बस वैल्यू थोड़ी डिफरेंट हो गई है, बाकी चीजें उसी के जैसे ही हैं। जैसे कि अगर ए साइक्लिक अल्फा बीटा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कीटोन है तो वैल्यू 215 है और 5 मेंबर है तो 202 है और एल्डिहाइड है तो 207 है। कि वैल्यू आपको थोड़ी याद करनी पड़ेगी, ठीक है। और चूंकि वहां पर रिंग रेसिड्यू चाहे किस भी पोजीशन पर हो आप उसको 5 रखते थे, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर अल्फा पोजीशन पर रिंग रेसिड्यू है तो हम उसको 10 रखेंगे, बीटा पर है तो हम उसको 12 रखेंगे, ठीक है। और अगर एक अलग से कंजुगेशन बढ़ गया है तो उसको हम 30 रखेंगे और डिफरेंट फिर OH है तो ये डिफरेंट वैल्यू है, वो आपको याद करनी पड़ेगी। कुछ सवाल इसके भी हम आपको दिखा देते हैं। ये है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ए साइक्लिक है इसलिए बेस वैल्यू क्या हो गई आपकी 215 हो गई। ये पोजीशन होती है अल्फा और ये पोजीशन होती है बीटा, ठीक। जो कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन होता है वो अल्फा और उसके पीछे वाला जो कार्बन होता है दैट इज द बीटा। तो बीटा पर आप देख रहे हैं 2 एल्किल ग्रुप है तो यहाँ पर 5 नहीं रखते हैं, यहाँ पर अगर बीटा पर है 2 एल्किल ग्रुप तो अगर अल्फा पर है तो 10 और बीटा पर है तो 12, तो हम 12 गुणे 2 24 रखेंगे और हमारा आंसर आ गया 239। ये देखिए ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स है, बेस वैल्यू आपकी हो गई 215। ये पोजीशन अल्फा है, एक रिंग रेसिड्यूज पर है तो अल्फा पर 10 और एक ये वाली बीटा है इस पर भी एक है इसलिए 12 और ये आपका आ गया 237। ये 5 मेंबर रिंग है, आप देख रहे हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की, इसलिए बेस वैल्यू क्या रखी है 202 रखी है और ये पोजीशन अल्फा है, अल्फा पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो वुडवर्ड फिशर रूल के अनुसार अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो हम 35 रखते हैं वैल्यू को। तो ये अल्फा पोजीशन पर OH लगा है, बीटा पर क्या लगा है एल्किल ग्रुप लगा हुआ है और उसकी वैल्यू क्या है 12 है, तो हमारा टोटल क्या आ गया 249। ये देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है, ठीक है। तो बेस वैल्यू क्या है 215 है। ये पोजीशन अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, एक आपका अलग से इसमें डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया है। तो अल्फा और बीटा के बाद गामा और डेल्टा पर अगर रिंग रेसिड्यू होते हैं तो उसको 18 ही रखते हैं। तो देखिए गामा पर तो 1 है लेकिन डेल्टा पर 2 है, इसलिए गामा पर 1 18 और डेल्टा पर 36। 39 क्यों रखा है क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स आप देख रहे हैं और इसमें देखिए होमोएनोडाइन का लुक आ गया है। ये दोनों डबल बॉन्ड क्या है, एक ही रिंग के अंदर है। तो अगर कार्बोनिल्स में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स में आपके होमोएनोडाइन भी आ जाता है तो उसके लिए अलग से वैल्यू हमें 39 पुट करनी होती है। साथ में 30 और क्यों रखा गया है क्योंकि इस डबल बॉन्ड के अलावा एक और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया है तो उसके लिए हमने एक और वैल्यू 30 रखी है और ये टोटल आपका लैम्डा मैक्स कैलकुलेट हो गया है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, हम इधर से भी चल सकते हैं और इधर से भी चल सकते हैं। तो जब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हो कि हम किधर से हमें किसी एक तरफ से कैलकुलेट करना है, या तो हमें इसको अल्फा बीटा मानना है या फिर हमें इसको अल्फा बीटा मानना है, तो हमारा जिधर से लैम्डा मैक्सिमम आएगा। तो अगर आप
हम इधर से चलते हैं, जो हमने लिया है अभी उधर से क्यों नहीं चले वो बताते हैं। तो बेस वैल्यू क्या है 215 है। अल्फा पर कोई भी ग्रुप नहीं है, बीटा पर 2 ग्रुप है, जो 12 दूनी 12 12 दूनी 24 रख दिया है। और ये डबल बॉन्ड क्या है इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है 5, ये 5 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है जो यहाँ पर नहीं ऐड होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हमने क्या किया है, इधर से लिया है उधर से नहीं लिया है, तो ये डबल बॉन्ड हमें काउंट में नहीं करना है, हमारा इतना है और इसी से मेरा लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर गया है। तो इस तरीके से हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स और डाइंस के सवाल चूंकि लिमिटेड ही लिए हैं, लिमिटेड टाइम था, तो आप इसको ज्यादा स्टडी करेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी ये कर पाएंगे। तो थैंक यू।